बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने अपना नावल रीड करना है, न्यू नावल स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करें। और सेकंड थिंग, आज आप लोग देख रहे होंगे कि सुबह मॉर्निंग में 9 बजे मैंने कोई एपिसोड नहीं दी, तो वो इस वजह से नहीं दी क्योंकि अब से नहीं आया करेगी। अब से रात को ही एक एपिसोड आया करेगी कि ड्यू टू योर रिस्पॉन्स। बैड रिस्पॉन्स क्या बोलूँ, वर्स्ट रिस्पॉन्स था यार। मैंने एक दिन में दो एपिसोड दिए और अब जाके फर्स्ट एपिसोड पे कोई मेरा 4-5 दिन तो ये नावल चला होगा। 7 एपिसोड थी, चलो 7 3-4 दिन तो चला होगा ना। 3-4 दिन बाद मर मर के पहली एपिसोड पे 1K व्यूज़ हुए हैं। तो इतना माड़ा नावल तो नहीं था वो। तो खैर, ड्यू टू योर रिस्पॉन्स, आपके रिस्पॉन्स को मद्देनज़र रखते हुए हम वापस आ गए एक सिंगल एपिसोड पर डे के ऊपर। बाकी ऐसा है कि अगर रिस्पॉन्स दोबारा बहुत इंक्रीज़ हुआ अब तक किया तो फिर मैं दोबारा डबल का सोच सकती हूँ, लेकिन अभी मेरा कोई मूड नहीं है। आप लोगों ने अच्छी भली, मैं मोटिवेट हुई थी, आप लोगों ने मुझे डीमोटिवेट कर दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था रीज वेली तो है नहीं, रीज को टाइम बहुत आ मतलब काम बहुत आ टाइम जिदा रीज कढ़ दी उदा रीज नूं पता। लेकिन बस चले छड्डे, क्या गिले शिकवे करूँ मैं अब आपसे। हम न्यू नावल रीड करते हैं और ये जो न्यू नावल है ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो भरपूर रिस्पॉन्स देते हैं, कमेंट भी करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और वॉच भी करते हैं। ठीक है, ये उनके लिए ठीक है। तो आए नावल स्टार्ट करते हैं। उसैद भाई आ रहे हैं? मामी अभी फ़ोन करके बताया इनका ट्रांसफ़र हो गया यहाँ, और जब तक इन्हें ऑफिस वालों की जानिब से घर नहीं मिल जाता वो यहीं काम फरमाएंगे। तो आप जल्दी से उठिए, ये बेकार का मशगला छोड़िए और इनके लिए कमरा तैयार कर दीजिए। ये मेरा नहीं, अम्मी का हुक्म है। सामने खड़ी चोटी के बलों से खेलते हुए समिया ने इत्तला देने के साथ साथ इत्तला देने की वजह भी बयान कर दी। ओफो, वो जो पिछले 1 घंटे से सफारी मामले में सर खपाबल के दुखा रही थी, अब इसमें दाखलत पर एक नागवार सी नज़र इस पर डालते हुए पेशानी को उंगलियों के पोरों से मसला। क्या मुसीबत है, उसैद भाई आ रहे तो आ ही जाएंगे ना, इन्हें ज़रूरत ही क्या थी फ़ोन करके बताने की, जैसे कि हमें फ़ोन ना करती तो हमें पता ही ना चलता। हद है। इन्होंने फ़ोन इसलिए किया ताकि हम इनके लाडले का इनके इसके शान शान इस्तकबाल कर सकें। और वैसे तो मैं एतराज़ इनके फ़ोन करने पर है या फिर ये झंझलाहट उसैद भाई के आने की है? समिया ने कुछ हैरान होकर इसे देखा। नहीं, कारपेट पर बैठे बैठे इसने सुन होती टांगों को सीधा किया। बेचारे उसैद भाई के आने से मुझे कोई मसला नहीं, मगर ये मम्मी अक्खड़ घमंडी खुदपरस्त मुझे ज़रा अच्छी नहीं लगती, हमेशा अपनी गर्ज से याद करती हैं। तो इसमें इनका क्या कसूर महरू, ये दुनिया ही मतलब की है। इसने खुली सच्चाई बयान की। हाँ, और हमने तो सारे रिश्तेदार इंतहाई कमीने और खुदगर्ज किस्म के पाए। वो अखबार समेटते हुए उठ खड़ी हुई। इसने अगर ये बात न की होती तो भी समी अच्छी तरह जानती थी अपने रिश्तेदारों के बारे में इसके ख्यालात। इसका बस चलता तो किसी जंगल में जाकर बस जाती जहाँ कोई जान पहचान वाला इसके आसपास ना होता, या फिर सारे रिश्तेदारों को ही उठाकर किसी वीराने में फेंक आती। वैसे कमरा कौन सा ठीक करूँ, स्टोर रूम कर दूँ? तेवरों पर तेवरियों पर बल लिए इसने किस कदर तंज़ी अंदाज में पूछा था। समिया हंसने लगी। वैसे यार वो ना रिश्तेदारों ने बांधा तो यही है। अल्लाह मेहरू, अंदरूनी जलन का ये आलम है, फिर कहती हो सैद भाई के आने से कोई मसला नहीं? जी नहीं, स्टोर रूम को शायद है इसलिए कहा था। अरहम के छोटे से कमरे में इनकी बेगम का दम नहीं घुटने लगेगा। इसने मुंह बनाकर एक लंगड़ी लूली वजाहत दी। इसकी फिक्र तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी इनकी बेगम साथ नहीं आ रही, घर मिलेगा तभी आएंगी। समिया ने इसकी गलतफहमी रफा करते हुए बताया। क्या? वो सुनते ही चिल्ला उठी। शाज़मा भाभी साथ नहीं आ रही? हाँ नहीं आ रही, मैंने यही कहा है। वो डर सी गई इसका रिएक्शन देकर। मगर क्यों क्यों नहीं आ रही? इन्हें आना चाहिए। तुम्हारा दिमाग ठीक है मेहरू, तुम्हें भला क्या वो आए ना आए? हाँ वो तो ठीक है, मगर वो कहते कहते चुप हो हुई। फिर कदर तौक़ुफ़ से कहा, देखो अगर वो नहीं आ रही तो इसका एक ही मतलब है कि इनके शौहर के सारे पर्सनल काम भी हमें करने पड़ेंगे। आई इस बात समझ में? इसकी आंखों में देखते हुए इसने अपने बात पर जोर दिया। पर्सनल काम? समय ने उलझ कर दोहराया। ये अजीब मंतक है तुम्हारी, काम भी कोई पर्सनल जनरल नहीं होता, काम काम होता है। इसकी असल परेशानी जानकर वो चिढ़ गई। हाँ होता है, मगर तुम नहीं समझोगी, तुम बेवकूफ़ हो। इसके पास से गुजरते हुए वो झल्लाकर इसे एक धुप रसीद कर गई। समिया के चेहरे के जाविये बिगड़ गए थे, मगर इसके कुछ कहने से पहले ही वो कमरे से बाहर निकल चुकी थी। वो इस वक्त झाड़ पोंछ से फारिग होने के बाद बेडशीट तब्दील कर रही थी जब अम्मी ने दरवाजे पर आकर पूछा, मेहरू क्या कर रही हो तुम, काम हो गया? एक अदद सिंगल बेड, राइटिंग टेबल, दीवार की अलमारी और 2 अदद कुर्सियों के साथ साथ एक बुक शेल्फ वाला ये छोटा और सादा सा कमरा कुछ अर्से पहले तक अरहम के ज़ेरे तसर्रुफ़ था, मगर इसके कुवैत जाने के बाद जब से ये कमरा वीरान हुआ था महरू इस पर तवज्जो देना छोड़ चुकी थी। यही वजह थी कि आज महज यहाँ की सफाई सुथराई में इसे घंटे भर से ज़्यादा लग गया।
हाँ होने वाला तकरीबन, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे कोई नया काम कह दें। मैं समिया से कह चुकी हूँ खाना वो बना रही है। फिर रूठे अंदाज में कहते हुए अपनी तख्ता हुई कमर पकड़कर वहीं बैठ गई। अरे इससे तो अच्छा था तुम ये काम इसे सौंप देती। एक तो ज़माने भर की सुस्त है, वो ज़रा सा काम का बोझ पड़े तो हाथ पांव फूल जाते हैं इसके। इन्हें सुनते तशवीश लाहक हुई। तो वो मेरा मसला नहीं है, मैं अपना काम कर चुकी हूँ। अभी मुझे नहाने भी जाना है और अभी सिर्फ 5 ही बजे हैं, रात तक हो जाएगा सब कुछ। इतनी भी सुस्त नहीं है वो, आप ख्वामखा में परेशान हो रही हैं। इसे गुस्सा है सदा की काहल और सुस्तुल वजूद समिया हमेशा अपनी इसी खसूसियत की बिना पर हर काम से जान छुड़ा लिया करती थी। ठीक है, मगर फिर भी मदद करवा देना इसके साथ। खाना वक्त पर तैयार होना चाहिए, बच्चा इतनी दूर से आ रहा है, यकीनन थका हुआ होगा। वैसे ये जो समिया का दी है ना समझ तो आप लोग गई होंगे। बच्चा, वो बुरी तरह सुलगी। आपका वो लाडला चहीता बच्चा भी खुद दूसरे बच्चे का बाप बनने जा रहा है, मगर आपका ये लाड प्यार नाना दादा बनने तक इसे बच्चा ही बनाए रखेगा। हद होती है हर बात की। इसे चलने कुलने के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी वजह की ज़रूरत नहीं होती थी। अम्मी इसकी कैफियत देखकर भी नज़रअंदाज करके वो उठकर अपने कमरे में चली गई। सभी तुम अभी तक यहीं बैठी हो? इसे देखकर तो इसे चिल्लाना ही था। वो आयरन स्टैंड के पास खड़ी अपना कॉलेज यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी। इसकी बुलंद आवाज़ पर दहल सी गई। क्या कह रही हो? ड्राओ तो मत, मुझे अपने कपड़े प्रेस करने थे। सुबह मैं करूँ तो रोज़ बहुत देर हो जाती है, इसलिए सोचा अभी से कर दूँ। इसके तेवर देखकर इसने झट सफाई दी। ये काम भी तुम्हें अभी याद आना था? छोड़ो इसे और किचन में जाओ, वरना अभी अम्मी आकर फिर से मुझे ही डांटने लगेंगी। इसने आकर इसके हाथ से स्त्री ली। समिया से देखने लगी। तुम ही कर दो ना प्लीज़। वो तनक सी गई इस फरमाइश पर। ठीक है कर रही हूँ, तुम जाओ। वो इसे महज टालने को कहा और सर हो गई। अभी करो। उफ ये लो। इसने जिद चौकर कमीज़ पर इस्त्री फेरनी शुरू की तो उसने जान छोड़ी। मेरे को पता था समिया को कुछ नहीं कहा जाएगा, इसकी क्लास ली जाएगी। हर काम में हर वजह इसके साथ से मंसूब की जाती थी, फिर चाहे वो कोई भी काम होता, मगर वो आज कोई इल्ज़ाम लेने के मूड में नहीं थी। इसलिए ना चाहते हुए भी समिया के कपड़े प्रेस करने खड़ी होगी, मगर थोड़ी देर बाद इसके सैलून ने बजते हुए इसके काम में भी खलल डाल और माथे पर कई बल बिखेर दी। कदरे झंझलाहट के आलम में स्त्री को कमीज़ पर छोड़कर इसने बैठ के साइड टेबल से अपना सेल फोन उठाया तो स्क्रीन पर नज़र पड़ते चेहरे की नागवारी में गज़ब ना की शामिल होती हुई थी। कमीज़ ना साड़त नहीं होती, मैं लानत भेजती हूँ तुम पर। जहरीला बड़बड़ाकर सेल ऑफ करते हुए वो कपड़ों के पास से ही इस्त्री उठाते इसका दिल डूब सा गया। मैं की क्या सी शर्ट गई। इतनी सी देर में जलती स्त्री ने समय की बेदाग दामन पर अपना निशान छोड़ दिया। उफ मुसीबत। रोहानसी होकर इसने कपड़े को खींचकर ठीक करने की कोशिश की, नतीजतन दामन के बीच में काफ़ी बड़ा सुराख हो गया। चेहरे पर हाथ रखे मुतविश नज़रों से कुछ देर तो उसे देखती रही। अगले पल इसने इन कपड़ों को उठाकर हैंग करते हुए अलमारी में सबसे पीछे लटकाया था। मोनी चाहती थी समिया कपड़े देखे कम से कम आज के दिन के लिए, और अपना एक सूट निकाल कर नहाने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। देखना तो है, आज नहीं देखेगी तो सवेरे देखेगी तो यूनिफॉर्म साड़ देता। वो तकरीबन 5 साल बाद वहाँ जा रहा था। 5 साल पहले के मनाज़िर तो अपनी जुज़ियात समेत ज़हन के पर्दे पर बिल्कुल ताज़ा थे, मगर अब कोशिश करने के बावजूद वो तसव्वुर न कर सका कि इसका इस्तकबाल किस तरह से किया जाएगा। शायद इसकी वजह इसकी हद से बढ़ी हुई ज़हनी परागंदगी भी थी। इसका ट्रांसफ़र इंतहाई नामुनासिब वक्त में हुआ था, एक ऐसे वक्त में जब वो घर से घर वालों से दूर जाने का सोच भी नहीं सकता था, और सोच भी लेता अगर इनके साथ न जाने की मजबूरी दरमियान में ना हाइल होती। शाज़मा ने पता चलते ही कहा, मैं तो आपके साथ नहीं जा पाऊँगी, जानता हूँ, इसीलिए परेशान हूँ। इसने गहरी सांस लेकर चेहरे पर हाथ फेरे। घर का भी मसला सेट होते हुए टाइम लग जाएगा, और पप्पा के घर तुम यकीनन कंफर्टेबल फील नहीं करोगी। जाहिर है एक तो मैं इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकती, और फिर ऐसी हालत में मैं किसी गैर के घर जाके बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। वो किसी कदर नागवारी से गोया भी। दिन करीब थे स्वाय डॉक्टर के पास जाने के, वो तो यहाँ भी घर से निकलना छोड़ चुकी थी। वो गैर नहीं, मेरी फुप्पो है, इसने बरहमी से जताया। वो चंद लम्हों के लिए चुप हो गई। देखिए अब बेफिक्र होकर जाइए, मेरे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे भी वहाँ आकर मैं अपना पहला कदम अपने घर में रखना चाहती हूँ। अपने घर में, धीरे से कहते हुए इसने आखिरी जुमले पर जोर दिया। तो जब तक घर का मसला हल हो तब मैं भी ठीक हो चुकी होंगी। बात मुकम्मल करते हुए इसने ये नहीं कहा कि जो कहना इसके लिए ज़रूरी था। इसके अधूरे जुमले को सैदी ज़ेर लब इंशाल्लाह कहते हुए मुकम्मल कर गया, और फिर आने के वक्त तक इस पर अजीब सी बेदिली की कैफियत छाई रही। और ये कैफियत इस वक्त शदीद तर होगी जब इसने गाड़ी में बैठते हुए 3 साल अहमद को बेतहाशा रोते हुए छोड़ा। जिस वक्त टैक्सी एक झटके से रुकी, सीट की पूछ से सर टकाए, वो जो अपने ख्यालों में गुम था चौंक कर सीधा हुआ, तभी इस पर मंजिल मकसूद पर पहुंचने का इंकशाफ हो। पप्पू ने फ़ोन करके फ़्लाइट का टाइम पूछा ही था। वो पप्पा को इसे लेने के लिए भेजना चाह रही थी, मगर एक तो कराची शहर इसके लिए नया नहीं था। अरम होता तो कोई बात भी नहीं थी, मगर शाम की फ़्लाइट थी। वो अच्छी तरह जानता था कि शाम के बाद पप्पा को देखने में प्रॉब्लम होती है, और ड्राइविंग करना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। इसलिए इसने इन्हें जहमत दिए बगैर खुद ही एयरपोर्ट से टैक्सी कर ली, और इस वक्त तक अंधेरा फैल चुका था। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में से गेट को ढके सब्ज़ बेलें जो देखने वाले पर पूरी स्टार सा तासुर उभार रही थी। घर को घेरे अहाते की बैरूनी दीवारें नई पेंट शुदा लग रही थी, और आसपास की सरसब्जी में भी मजीद इजाफा हो चुका था। बैग को दूसरे हाथ में मुंतकिल करते हुए इसने कॉल बेल बजाने के लिए हाथ बढ़ाया था कि गेट खुद ब खुद खुलता चला गया। इससे पहले कि वह हैरान होता, सरमद ने बाहर निकल कर इसे देखते खुशी से नारा बुलंद किया, उसैद भाई वेलकम वेलकम।
इसने बड़े पुरजोश अंदाज में आगे बढ़कर मुआनका किया। उसैद के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। पप्पा जी का ये भतीजा बहुत जोशीला किस्म का नौजवान था। चाची ने कहा था कि आप 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। इतनी देर होगी तो मैं सोचा खुद ही चलकर आपका पता किया जाए। सरमन ने इसके हाथ से बैग ले लिया। वो इसकी मैयत में अंदर दाखिल हुआ। पुख्ता रविश पर चलते हुए इसने एक नज़र दाएं जानिब फैलते हुए छोटे से लॉन पर डाली। खूबसूरती से तराशे के अनवाउ इकसाम के पौधों और फूलों से सजा ये बागीचा इस घर के मकीनों की खुशदोखी का मुंह बोलता सबूत था। बरामदे से 2nd फ्लोर तक जाने वाला जीना भी सीढ़ी, बस सीढ़ी हरे भरे गमलों से सजा था। सब खराम हवा से हलकुरे लेते एक तरफ रखे इस खूबसूरत से झूले को देखते हुए ठनकते हुए इसे कुछ याद है। वो पल भर को ठहर सा गया। लीजिए चाची, ले आया मैं आपके मेहमान को। सरमत की बुलंद आवाज़ उभरती इसे चौंका की। अगले पल सर झटकते वो भी अंदर दाखिल हो गया जहाँ सभी इस्तकबाल के लिए मौजूद हुए थे। उसैद बेटा, पप्पू ने बेख्तियार आगे बढ़कर इसे गले से लगा लिया। वो कितनी ही देर इनकी मेहरबाना गोश महसूस करता रहा। वो इस तरह अच्छी तरह वाकिफ था अपने लिए इनकी बेलौस मोहब्बत से। अच्छा जी, कैसे हो बेटा? घर में सब कैसे हैं? भाईजान, भाभी और शाज़मा सबसे मिलने के बाद ड्राइंग रूम में बैठते ही पप्पू बेताबी से पूछने लगे। सब ठीक है पप्पू, और सभी आप लोगों को सलाम कह रहे थे। ईजी होकर बैठते हुए इसने खैर आफियत दरियाफ्त करनी शुरू की थी। आप सुनाइए। सरमत के घर वाले भी आज नीचे मौजूद थे और ऐसा यकीनन इसके आने के सबब था। तो भाई अहमद को भी साथ ले आते ना, इसने तो अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया था। सच्ची बहुत याद आता है, अब तो और भी क्यूट हो गया होगा ना? समिया पूछ रही थी। जब मैं आया था तो बहुत रो रहा था, बड़ी मुश्किल से छोड़कर आया, इसने बताया। अस्सलाम वालेकुम उसैद भाई। हमेशा की तरह उजरत भरे अंदाज में दाखिल होते इसने जुबान को भी जिस तेज़ी से हरकत दी वो सिर्फ सलाम और भाई ही ठीक से समझ पाया। गहरे सब्ज़ रंग के लिबास में दुपट्टा शानों पर फैलाए मखमली बालों की मोटी सी चुटिया आगे की वो पप्पो के सोफे के हत्थे पर यूं टिकी के मौका मिलते भागने की देर। कैसे आप? मैं तो ठीक हूँ महरू, तुम कैसी हो? इसका सरापा देखकर न जाने कि उस सैद को संगे मरमर से सब शफाफ सतून और इसे लिपटी बेल का ख्याल आया। बहुत अच्छी, बहुत सौ से अच्छी। वो धीरे से मुस्काई तो यकूती होंठों के बीच जैसे सच्चे मोती झलक दिखा के थे। अब इस बात का क्या मतलब है? सरमद ने छंबे से देखा। तुम हर बात का मतलब मत पूछने लगा करो। इसके अब्रू तन की उस सैद की नज़र जमकर रह गई। इसके चेहरे का यही तासुर तो इसे याद रहता था हमेशा। अस्सलाम वालेकुम और बहुत सारा वेलकम कराची के नौवारद मेहमानों को। ज़िंदगी से भरपूर और बड़ी चहकती हुई आवाज़ उभरी। सभी पल भर को खामोश हो गए, मगर ड्राइंग रूम के इस दरवाजे पर नज़र पड़ते खुशगवार और तहैयर हमेशा आवाज़ इस खामोशी को पछाड़ की। अरे रामिश! ओहो, आ गया मेरा दोस्त। सबसे पहले सरमत उठा, फिर समिया ने अपनी जगह खाली की। सही टाइम पर आए हो ना? पप्पो के सामने झुकते हुए वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। बिल्कुल सही टाइम पर, मगर तुम्हें बताया किसने? वो हैरान थी। बस है अपने कुछ खुफिया ज़राए, क्या सब कुछ बता दूँ? वो हंसकर उस ऐद की सिमत आया जो पहले इसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो चुका था। इस गहमा गहमी ने किसी ने भी महसूस नहीं किया कि महरू कब कमरे से निकल गई थी। ये क्यों आया? क्यों क्यों क्यों? माचिस की तीली जलाने की कोशिश में स्लैब पर तीलियों का ढेर लग गया, मगर शोला भड़कने के बजाय वो सिर्फ सुलग रह जाती। इसके दिल की तरह इसने झंझलाकर माचिस एक तरफ फेंकी और स्लैब पर कोहनियाँ टिकाए हाथों में सर थाम लिया। महरू क्या करी हो? खाना लगा दो ना। उसैद भाई फ्रेश होकर आ गए, सबको भूख लग गई है। समिया की आवाज़ से इसने चौंक कर सर उठाया। तुम ही लगा दो समिया, मेरे सर में दर्द है। इसके अंदाज में अजहद बेसारी थी। क्या मतलब मैं लगा दूँ? क्या हुआ तुम्हारे सर को? अभी कुछ देर पहले तो बिल्कुल ठीक था। इसने सुनते नाराज़ी से दरियाफ्त किया। सच में दर्द है, मुझसे बात भी नहीं हो रही, सॉरी। माजरत ख्वान अंदाज अपनाते हुए वो इसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर ही बाहर निकल गई। कमरे में आते इसने अलमारी से अपनी अनसली फ्रॉक निकाली और टेबल पर पड़ा फैशन मैगजीन उठाते हुए कारपेट पर आ बैठी। इस वक्त सरदर्द का बहाना करने वाली महरू का ये काम अगर समय देख लेती तो हंगामा मचा देती, मगर महरू को पता था कि अभी इसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा कमरे में झांक कर इसकी मसरूफियत देखने का, इसलिए मुतमिन थी। सबकी बातों और कहकों की आवाज़ें यहाँ तक आ रही थी। इसने कुछ देर तो सुनने समझने की कोशिश की, फिर सर झटकते हुए मैगजीन अपनी तरफ खींचा। काफ़ी देर हो गई थी इसे अपने काम में करूँ हुए जब अचानक ही होने वाली आहट पर इसने चौंक कर नजरें उठाई। दरवाजे से टेक लगाए सीने पर हाथ बांधे खड़ा बड़ी महवियत से इसे देख रहा था। नागवारी इसके एक एक नक्श से झलक उठी। लब काटते हुए इसने सीधे होकर इसे देखा। क्या बात है? तेवरियाँ चढ़ाई इसने कड़े लहजे में दरियाफ्त किया। वही जो तुम हमेशा से जानती हो, हालचाल पूछने आए हो अपने दिल का। वो बहुत बेचैन हो रहा है। तुम ख्याल नहीं रखती ना? धीरे से मुस्कुराते हुए जमकर कदम रखता वो अंदर चला। क्या कर रहे हो? वो समझी नहीं तो झुंझलागी। कदर किया करो, संगदिल लड़की ऐसे नादिर नायाब तोहफे बार बार नहीं मिला करते। ड्रेसिंग टेबल की तपाई खींचकर वो उसके सामने ही वहाँ बैठा कि इसके भारी भरकम जूते इसके पैरों को छूने लगे। नागवारी से पैर समेटते हुए इसने एक इस्तज़ाइया नज़र इसके चेहरे पर डाली। जिसे तुम नादरो नायाब करार दे रहे हो, इस कूड़े को मैं अपने बहुत पहले अपने दिल से निकाल चुकी हूँ। तुम्हें समझ में आना चाहिए। कूड़ा? बालों में उंगलियां फेरते हुए वो बेख्तियार हंस पड़ा। फिर गहरी नज़रें इस पर गाड़े वो ज़रा सा झुका। तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत कड़वी होती जा रही हो, नीम की तरह? हाँ, हो रही हूँ, होती रहूँगी अगर तुम इसी तरह बार बार मेरे सामने आते रहोगे। भरमी से इसकी शहाबी रंगत की ताब और भी बढ़ गई। वो पल के झपकाना भूल गया। तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं इसी तरह आता रहूँगा। तुमने आज शाम फिर से मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया ना महरू? इसकी ज़ुबान पर बेसाख्ता शिकवा है, हालांकि वो जानता था इसका कोई फ़ायदा नहीं, से कोई हक भी नहीं।
अच्छा वो तुम्हारा फ़ोन था? इसने जिस तरह से जहल बरता रामेश के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। आज एक अननोन नंबर से कॉल आई तो थी, मगर मैं अननोन नंबर रिसीव नहीं करती। बहुत अच्छा करती हो तुम, जब भी जो भी करती हो हमेशा अच्छा करती हो। अब उठकर खाना खा लो, मैं जानता हूँ तुम मेरी वजह से खाना खाने नहीं आई, और अगर तुम मेरी वजह से भूखी रहोगी तो मुझे रात को नींद कैसे आएगी? इसके रूठे चेहरे को देखते हुए इसने धीरे से कहा, और वो बेख्तियार हंस पड़ी। बेफिक्र हो और खूब गहरी नींद दो, तुम इतने अहम नहीं हो कि मैं तुम्हारे लिए अपना खाना पीना छोड़ दूंगी। इसके अंदाज में बेनियारी से बढ़कर तमस्खर था। निचला लब दांतों तले फेंचे वो यूं ही से देखता रहा। मुझ पर तरस मत खाना कभी भी। तरस? तुम मेरे दिल में झांक पाते तो देखते, जो आतिश फशां वहाँ जल रहा है, मैं तुम्हें इसमें खाकस्तर भी कर दूँ तो भी वो सड़ ना पड़े, मुझे चैन ना आए। एक नोकीली सी मुस्कुराहट इसके लबों तक आकर मासूम होगी। कितने तीर है तुम्हारे तुर्कश में जो ख़त्म ही नहीं होते? वो बेचारगी से सवाल करने लगा। जितने भी हैं तुम्हारी सोच और बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा है। गलत फहमी है तुम्हारी। मेरी सोच और बर्दाश्त से ज़्यादा होता तो इस वक्त मैं तुम्हारे सामने बैठा ना होता। इनकी तकलीफ़ मेरी इस तड़प के सामने कुछ भी नहीं, जो मुझे हर बार तुम्हारे पास खींच लाती है। मुस्कुराकर कहते हुए इसका ताव बढ़ा गया। कौन है? अच्छा, तो इस सारे अरसे में तुम्हारी ये तड़प कहाँ होती थी जब तुम अपनी नई लवेली दुल्हन के संग ज़िंदगी के मज़े लूट रहे थे? वो तड़क गई थी और रामेश का चेहरा तारीख हो चला। यहीं पर आकर तो वो चित्त हो जाता था। लफ्ज़ खो जाते थे, ज़ुबान गुंग हो जाती थी। इसकी कमज़ोरी का इजहार बनती है खामोशी से एहसास दिला रही थी कि वो इस दुनिया का बुज़दिल तरीन इंसान है। वो बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। जे एड्डे बुज़दिल सी किते नई नवेली दुल्हन भी आ गई तो फिर उन्हें तो खेल लेना है। क्यों? बर्दाश्त की हद ख़त्म हुई ना? काटदा लहजे में सवाल करते वो भी उठ गई। इसने महज एक नज़र से देखा और फिर बहुत देरी से बाहर निकल गई। वो इसकी पुश्त देखती रह गई। रामेश इसका वो तायज़ाद था जिसकी मोहब्बत शौर और आगाही के साथ साथ इस पर अपना आप मुनकशिफ करवा गया, और हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ये शिद्दतें सिर्फ महरू को ही रामेश को इर्द गिर्द की दुनिया से बेगाना कर गई थी। मगर आसपास के रहने वाले लोग समात भी रखते थे और बसारत भी, और सबसे पहले रामेश की माँ खबरदार हुई इस खतरे की घंटी पर। इनके लिए इसकी मोहब्बत ऑक्सीजन जैसी ज़रूरी सही, मगर उनके लिए किसी तंदो तेज़ आंधी से कम नहीं थी, जिसमें इन्हें अपना अजीज़ तरीन बेटा हाथ से निकलता लग रहा था, और ऐसा वो किसी कीमत पर गवारा नहीं कर सकती थी। चलो, अम्मा जी ने कुछ जान झाड़िया होना। इनका मिलना शायद किस्मत में नहीं था। जब भी तो रामेश हार मान गया अपनी माँ के जज्बाती ब्लैकमेलिंग के आगे, और महरू जो ये सोच रही थी कि रामेश मर सकता मगर किसी बीच राह में इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। इसका यकीन जिस बुरी तरह टूटा इसकी किरचियों से अंदर तक लहूलुहान करती थी, और वो कई दिन तक खुद अपना ही सोग मनाती रही थी। गो कि रामेश की शादी 1 साल भी नहीं चल पाई। माँ की खातिर जिस लड़की को इसने गले का हार बनाया था, इससे आधा अधूरा रामेश कबूल नहीं था। यूँ तलखियों बदगुमानी और लड़ाई झगड़ों में साल भर बाद ही ये रिश्ता अपने मंतकी अंजाम को पहुँच गया, और रामेश शहजाद के एक पर फिर इसकी मोहब्बत के लिए दस्ते सवाल दराज के इसके सामने आ खड़ा हुआ, मगर अब महरू के पास इसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। वैरी गुड, मैं महरू के साथ हूँ। इदा दिलाना तीनों बुजदल नूं करना, जेड़ा अज माँ के पीछे लग के तेन छड़ सकता है, कल फिर और फिर दोबारा किसी और को छोड़ के तुम्हारे पास आ सकता है, तो कल को फिर वो माँ के पीछे लग के तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बहुत सही फैसला महरू का। रात को देर से सोने के बावजूद सुबह इसकी आंख बहुत जल्दी खुल गई। जब वो फ्रेश होकर बाहर आया तो फिज़ा में चकराते तले हुए पराठों की खुशबू से अंदाज़ा लगा लिया कि फुप्पो इसका मनपसंद नाश्ता बनाने की तैयारी में लग रही चुकी है। क्यों तकलीफ़ करिए फुप्पो, मैं नाश्ते में इतने प्रोटोकॉल का आदी नहीं हूँ। ऐसे रोगनी ग़िज़ाएँ खिलाएंगी तो आदतें बिगाड़ देंगी मेरी। किचन में दाखिल होते ही तहांग के इस खुशबू को सांसों में उतारते हुए मुस्कुराते हुए गोया हुआ। सिर्फ पराठे खाने से आदत बिगड़ जाएगी आपकी। अब ऐसे तो पोज मत करे जैसे आपने कभी पराठे खाए ही ना हो। समय की आवाज़ आई तो इस पर इसकी मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। किचन टेबल की कुर्सी संभाले वो सामने पड़ी प्लेट से चने उठा कर फाँक रही थी। ओह, तो आप भी मौजूद है, कॉलेज नहीं गई आज? वो इसके पास वाली कुर्सी पर विराजमान हो गया। यूनिफॉर्म होएगा तो कॉलेज जाएगी। अभी ज़रा ज़ुबान को लगाम देकर बैठी है उसे, दोबारा मत छेड़ना इसे। पराठे को सेंकती पुप्पो ने इसका सवाल सुनते टोंका। समिया का मुंह बन गया। देखिए मैं कि क्या सी हुआ क्या? इसने हैरानी से इनकी सूरत देखी। होना क्या, मेहरू ने कल मेरा यूनिफॉर्म जला दिया। सोचें ये कोई करने वाला काम है? कल पूरा दिन गधों की तरह मुझसे काम करवाने के बाद इसने ये सिला दिया मेरी मेहनत का। भुनाकर बोल उठी। अरे तो हो गया होगा गलती से, जानबूझकर थोड़ी ना किया होगा। इस पर इतना शोर मचाने की जरूरत ही क्या है? दूसरा यूनिफॉर्म पहन लो, छुट्टी कर लो। सुबह सुबह इतना हंगामा। मुर्गे ने पाँख बाद में दी होगी, इसने आस पड़ोस को पहले जगा दिया। सम्या को घूरते हुए पुप्पो का लहजा भरमी से भरपूर था। तभी से भी याद है कि सुबह इसके कानों में कुछ आवाज़ें पड़ी तो थी। पहली बात तो ये कि हमारे घर में मुर्गा नहीं है, और दूसरी बात ये कि मैंने इतना भी शोर नहीं मचाया। मेहरू तो टस से मस नहीं, पड़ोसी के खाक जागे होंगे। इसके तरफ देखते हुए इसने फ़ौरन से पेशतर अपनी सफाई पेश की। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तुम ये बताओ, आज नाश्ता नहीं करना, सिर्फ चनों पर गुजारा करना है? अलर्ट सी समिया के चेहरे को देखते हुए इसने पूछा। सुबह सुबह अम्मी ने जो डोज दिया ना, इसके बाद मजीद किसी नाश्ते की गुंजाइश नहीं रही। और ये चने? तब कर कहते हुए इसने एक नज़र सामने रखी प्लेट पर डाली। मैं आपको बताऊँ, बड़े काम की चीज़ होते हैं, हॉर्स पावर होती है इसमें। छिलकों समेत एक बार खाकर तो देखिए, उड़ते ना फिरे तो कहिएगा। कहते हुए इसका अंदाज़ा ऐसा था जैसे किसी बच्चे को समझा रही हो। बेख्तियार हंस पड़ा।
हाँ, इसीलिए समिया साहिबा पूरे घर में उड़ती फिरती है बेलगाम घोड़ी की तरह। घंटों का काम मिनटों में सरंजाम देती हैं, जागती हैं तो ऐसी तेज़ रफ्तारी से कि ट्रेन और प्लेन भी मुकाबला ना कर पाए। इस बार लाहौर जाना हो तो टिकट पर पैसे मत खर्च कीजिएगा, हमारी समिया से कह दीजिएगा एक ही दिन में ले जाकर वापस भी ले आएंगी। बेनियाज से लहजो लापरवाह अंदाज में समिया पर गड़ा तंज करते इसने जैसे आते अपनी आमद का ऐलान किया। लीजिए, आते ही शुरू हो गई। समिया ने टेबल पर हाथ मारा। सुनो, तुम सुबह सो भी रही थी या सिर्फ ड्रामा कर रही थी? वो आंखें सुकेट कर से देखने लगी। लगता था वो शावर लेने के बाद सीधी किचन में चली गई। लाइट ऑरेंज कलर के तंग से पजामे और मुख्तसर सी कमीज़ पर दुपट्टा दाएं शाने पर डाले वो अपने हुलिये से बिल्कुल लापरवाह थी। भीगे बालों से बिखरते कतरे गर्दन की शफाफ जिल्द में जज़ब होते जैसे अपनी प्यास बुझा रहे थे। गुलाबी होती आंखों में खुमार का आलम था। दमकते रूप से फूटती किरणें यूं लग रही थी जैसे आफताब इसके वजूद में जल उठा। नजरें फेरते हुए उसे ने पर मुश्किल खुद को उठने से रोका था। यकीनन मैं जाग रही थी, और सो रही होती तो तुम अपना ये भोंपू जैसा मुंह लेकर मेरे कान में चिल्लाती तो तुम्हारी खैरियत बरकरार नहीं रह सकती थी। फ्रिज खोलते हुए इसने जवाब देने में भी देर नहीं की। इसी वक्त पुप्पो ने इसके सामने नाश्ता रखा और तभी इसका सैर भी बच उठा। स्क्रीन को देखते कॉल रिसीव करता वो किचन से निकला है। कितने लापरवाह आप उसैद, कल रात में मैं इतनी देर तक इंतजार करती रही मगर आपने एक फ़ोन तक नहीं किया। शाज़मा ने इसकी आवाज़ सुनते शिकायत की थी। मैंने आती अम्मी को कॉल की थी, इन्होंने बताया कि तुम सो रही हो इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे भी सुबह से मैं कितनी बार कोशिश कर चुका हूँ, देख लो मेरी कितनी मिस्ड कॉल्स होंगी। इसका लहजा कुछ रुखा सा हो चला। अहमद कैसा है? मेरे आने के बाद ज़्यादा तो नहीं रोया? नहीं, रात तक तो वो रोता ही रहा, फिर भूखा ही सो गया। ज़बरदस्ती जगाकर मैंने खाना खिलाया। एक तो मैं पहले खुद से बेजार हूँ, ऊपर से इसके नखरे। आप तो बिगाड़ कर चले गए मेरी शामत आके। शाज़मा की आवाज़ से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था इसकी बेजारी का। इन दिनों वो अजीब सी चिड़चिड़ाहट के ज़रिए से थी। खैर आप बताइए, वहाँ सब कैसे हैं? पुप्पो पुप्पा जी सब ठीक है? और मेहरू वो कैसी है? अच्छी है? अच्छी है, इसने धीरे से जवाब दिया। पहले से भी ज़्यादा? इसने अजीब से अंदाज में पूछा था। वो ठिठक गया। क्या मतलब इस बात का, पहले से भी ज़्यादा? अब है तो है, क्या तस्वीरें भेज दूँ इसकी? इसके सवाल की मानियत महसूस करके इसने कुछ हंसला कर कहा। जब से शाज़मा को पता चला था कि कभी उस के लड़की की तलाश मेहरू पर आकर ख़त्म हुई थी, तब से वो कभी कभी इस तरह से रिएक्ट कर जाती थी। जी नहीं, मुझे इसकी क्या ज़रूरत है? मैंने रूठे लहजे में बोल उठी। आप ये बताइए ऑफिस कब से जाएंगे? और प्लीज़ घर के लिए कोशिश कीजिए जल्द मिल जाए। मैं ठीक हो जाऊँ तो ज़रा इंतज़ार नहीं करूँगी। मैं भी नहीं करूँगा, डोंट वरी, मगर पहले ऑफिस ज्वाइन तो करने दो। अभी मुझे नाश्ता करना है। शाज़मा मैं तुम्हें फिर फ़ोन करूँगा। पप्पो ने आवाज़ दी तो इसे याद है। ओह अच्छा ठीक है, सबको मेरी तरफ से सलाम करिएगा और फ़ोन कीजिएगा। मगर शाम के बाद मेरी कोई तबीयत कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास आने का सोच रही हूँ। क्या क्या तबीयत ज़्यादा ख़राब है? वो सुनते ही मुतफक्कर हुआ। अरे नहीं, ज़्यादा ख़राब नहीं, आप फिक्र मत करें। अम्मी जा रही है मेरे साथ, अभी आप नाश्ता कीजिए, बाद में बात करेंगे। इसने तसल्ली कराने की कोशिश की तो वो फ़ोन बंद करने के बाद भी बेचैन नहीं रहा। क्या एक इंसान बैक वक्त दो लोगों से मोहब्बत कर सकता है? किताब पर सर झुका है समय ने न जाने ऐसा क्या पड़ा था कि सर उठाकर मुहम्मिल से अंदाज में अचानक ये सवाल दागा। बालों में ब्रश करते हुए इसके हाथ थमे मगर इसकी तरफ देखे बगैर ही कोई भी। तुम्हारी ये सवाल पेचीदा है, वाज़ह करो, तुम ये मर्द के लिए पूछ रही हो औरत के लिए? दोनों के लिए। इसने कुछ सोच कर कहा। मर्द के दिल में पूरी दुनिया समा सकती है, तादाद की बहस बेमानी। और औरत? साइड की मांग निकाल कर बालों की चोटी की शक्ल देते हुए वो रुकी। एक मोहब्बत काफ़ी है, बाकी उम्र इजाफी है। मुझे पता था यहाँ तुम अपना तजर्बा डिस्कस करोगी। समिया बोल उठी। इसने घूर कर देखा। बराए मेहरबानी फजूल बकवास से ग्रेज किया जाए। सामने से तराशे के बालों के हेयरपिन में मकेद करते हुए वो आईने के सामने आई। मेरी एक क्लास फेलो है, पिछले दिनों वो एक आरजे के इश्क में गिरफ्तार थी। रोज़ ही अपने सेल में 100 200 का लोड करवाती और रोज़ ही इसके शो में दर्जनों के हिसाब से मैसेजेस करती। इसका पर्सनल नंबर हासिल करने के लिए इसने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। इससे मिलने के लिए एक दिन रेडियो स्टेशन जा पहुंची, मगर इसके बाद जानते हो क्या हुआ? इसके इश्क का बुखार ऐसे उतरा जैसे कभी आया ही ना हो। क्यों? क्योंकि वो अपनी आवाज़ की तरह दिलकश और पुरकशिश नहीं था। आजकल फेसबुक पर किसी के साथ सेट है और इसके प्रोफाइल पर लगी इसकी पिक को असली मानते हुए जी जान से इसके गुन गाने में मगन। अब बताओ इसे तुम क्या कहोगी? समी ने बात का इख्तिताम करते हुए इसकी सिम जवाब तलब नज़रों से देखा। टाइम पास। ब्रश में फंसे अपने बेतहाशा टूटते बालों को निकालते हुए इसका दिल डूबा मगर अंदाज में साहब का लापरवाही बरकरार थी। समी हंसने लगी। तुम्हें फेसबुक में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना मेरू? जिस दिन तुम्हारे पढ़ निकले मुझे बता देना, मैं भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दूंगी। बालों का गुच्छा मुट्ठी में भेजते हुए इसने ब्रश टेबल पर फेंका। तुम्हें पता है मेरू तुम्हारा मसला क्या है? तुम एक नंबर की खड़ूस हो। समिया जल गई। ये कीमती इतला फराहम करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कमरे से निकलते हुए इसने पल भर को रुक कर इसे घूरा ज़रूर था। अम्मी और सैद काफ़ी देर से लॉन में मौजूद थे। वो इन्हें देखने इस तरफ आई तो इनकी आवाज़ ने इसके बढ़ते कदमों को रोक दिया। इस परेशानी ने मेरी रातों की नींदें हराम कर दी हैं। और सैद कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छे रिश्ते आने का भी एक वक्त होता है। अब तो भूले भटके से कोई आ भी जाए तो मेहरू के बजाय समिया को पसंद करके चला जाता है। जाने किस घमंड में थी ये लड़की, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकराती रही। कभी किसी रिश्ते के लिए मनाने की कोशिश करते तो रो रो कर आसमान सर पर उठा लेती कि आप पर बोझ हो तो जान ले लीजिए। 28वां साल ख़त्म होने को। इसके साथ की लड़कियां देखो सभी अपना अपना घर बार संभाल रही हैं, मगर ये पता नहीं इसके नसीब में क्या लिखा। कोई उम्मीद ही बनती नज़र नहीं आ रही। तासुफ मलाल बेबसी क्या कुछ नहीं था इनके लहजे में। होता भी क्यों ना। उस जो कभी मेहरू का तलबगार था आज एक बच्चे का बाप था।
रामिश की माँ इसकी एक शादी भुगताने के बाद दूसरे की तैयारियों में थी, मगर महरू आज भी वहीं खड़ी थी जहाँ से 7 साल पहले थी। वापस होते हुए इसके कदम मन मन भर के थे। मम्मी को समझा समझा कर थक चुकी थी कि अपनी ज़िंदगी से शादी का नाम का लफ्ज़ निकाल चुकी है। पहले रामिश का इंतज़ार करते और फिर किसी असेबी साई की तरह ज़ात के अवानों में मसलत इसकी मोहब्बत से पीछा छुड़ाते हुए इसे लगता था इसमें अब कुछ नहीं बचा। अम्मी अनजान थी, इसलिए इनके लिए कुछ भी समझना मुश्किल था। वो इन्हें अपनी ज़िंदगी का ये सच बता नहीं सकती थी। अपनी सोचों में गुम इसने महसूस ही नहीं किया कि शायद ने इसका आते आते पलटना देख लिया था। इसके ऑफिस ज्वाइन करने के 2 दिन बाद सरमद की फैमिली ने इसके लिए एक दावत का अहतमाम कर डाला। हालांकि इसने बारहा मना भी किया। वैसे भी इसके आने की बुनियादी वजह तो फिक्र मौश थी। वो यहाँ सैर सपाटे करने, मेहमान नवाजी करवाने, दावतें खाने तो आए नहीं था, मगर महरू की चच्ची जिन्हें वो भी चच्ची कहता था, पप्पो की तरह इंतहाई पुरखलूस और मुशफ़क़ खातून थी। इसकी एक नहीं सुनी, इसलिए वो इंतहाई इसकी शाम वो इंतहाई खुशगवार गुजरी। कराची आकर इसे हमेशा बहुत अच्छा लगता था। एक अजीब तरह का कल्बी लगाव, एक गहरी वाबस्तगी थी इस शहर से। बीते दिनों की खूबसूरत यादें आज भी इसे यहाँ की फ़िज़ाओं में सरसराती महसूस होती थी। कई साल पहले जब वो अपनी पढ़ाई के सिलसिले में यहाँ आया था, नौखेज़ जवानी का अयाम, जोशो वलवले से भरा दिल, नए नए ख्वाब देखती आंखें जिनमें सुनहरे ख्वाबों के साथ कब एक सुनहरा मुखड़ा भी आवाज़ इसे पता भी नहीं चला। दिन में कई बार खाने, चाय या कॉफ़ी के बहाने वो उसे एक नज़र देखने का जतन किया करता था, और वो भी अपनी मासूमियत में चोटियाँ झलाती, भाई भाई करती, इसकी हर फरमाइश पूरी करने को तैयार नजर आती। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने के बाद वापस आते इसने अम्मी से बात की, और इसे काफ़ी झटका लगा जब इसे पता चला कि वो तो अपनी अजीज़ जान सहेली की बेटी को इसकी दुल्हन बनाने का ख्वाब सजाए बैठी हैं। इसका ये दुश्वार इस कार्य दुश्वार में सबसे मुश्किल मरला अम्मी को मनाने का था, मगर महरू की मोहब्बत में वो इसे बखूबी पार कर गया। बात ने नख्वास्ता ही सही, मगर वो इसकी खातिर कराची जाने को तैयार होगी। इसे यकीन था अब कोई दीवार नहीं, कोई रुकावट नहीं होगी। पप्पो का सबसे लाडला भतीजा तो पप्पा जी के नज़दीक सबसे काबिल नौजवान, मगर फिर वो हुआ जिसके वहम गुमान में भी नहीं था। अम्मी नामुराद वापस आई, कुछ मुतासिब, कुछ बरहम और बेयकीनी के गहरे हसार में। मुझे दिल से जाने के बावजूद इनके ये सुबह हजम नहीं हुई थी, इसलिए इन्होंने आते शाज़मा को अपनी बहू बनाने का ऐलान कर दिया। वो भी डटा रह सकता था, मगर हकीकी मानों में इसका दिल तब टूटा जब इसे पता चला कि इस इनकार के पीछे खुद महरू की ज़ात है। इस वक्त तो इसने दिल को समझा लिया, मगर अब इतने सालों बाद फिर इसे तन्हा देखकर इसे खोज में लग गई थी। और इसीलिए इस रात डिनर के बाद जब सरमा ने आइसक्रीम खाने का प्रोग्राम बनाया, तो वो वापसी पर वैसे बात के बिना न रह सका। तुम पप्पो को क्यों परेशान करियो महरू? वो अंदर जाने के बजाय वहीं झूले पर बैठ गई। वो भी सनसनाती हवाओं के साथ बिखरती रात की रानी की महक सांसों में उतारते हुए इससे कदरे फासले पर बैठ गया। अगर आपको अपनी पप्पो की फिक्र है तो इनसे कहीं मेरे लिए परेशान होना छोड़ दें। वो इसकी बात का पस मंज़र जानती थी। वो गर्दन ज़रा सी मोड़ कर इसे देखने लगी। वो ऐसा कैसे कर सकती है महरू? तुमने इनके लिए कोई वजह छोड़ी है? यकीनन नहीं, मगर ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे चाहने से नहीं होता। आप नसीब पर यकीन रखते हैं ना उसैद भाई? वो इसकी सिम देख कर सवाल करने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, वो धीरे से मुस्कुराया। तो बस अगर अल्लाह ने इस दुनिया में मेरा कोई जोड़ बनाया तो मुझे ज़रूर मिलेगा, वरना यूँ भी मेरी बुरी नहीं गुजरी। बहुत खुश और मुतमिन हूँ मैं अपनी ज़िंदगी से। वो धीमे मगर मजबूत लहजे में कहती उठ खड़ी हुई। शायद मज़ीद कुछ ना कह सका। ये तो है, जो नसीब जहाँ पे लिखा गया वहाँ पे तो वही होना है, और जिस टाइम पे लिखा गया वो उसी टाइम पे होना। बेशक जितना मर्जी कोई हंस रहे तो कोई रो ले। कॉर्नर टेबल पर रखे फ़ोन की घंटी एक तवाते से बदल चली जा रही थी। चैनल सर्चिंग में मसरूफ़ इसने एक चैनल पर ठहर कर वॉल्यूम तो बढ़ा लिया, मगर फ़ोन की सिम तवज्जो करने की जहमत बिल्कुल नहीं की। महरू क्या करियो, पागल करने के इरादा है? बंद करो टीवी की आवाज़, फ़ोन उठा लो। समय किचन से चीख कर बोली। इस पर मुतल्लिक असर ना हो। म्यूज़िक चैनल लगाते हुए सोफे पर नीम दराज होकर इसने पैर मज़ीद फैला ली। तुम इंतहाई फजूल लड़की हो, बच्चों से बदतर हो कसम से। चमचे को हंडिया में पटक कर समिया तनतनाती हुई इस तरफ आई। अच्छा वह तुम आके, मैं इसकी तार निकालने का सोच रही थी। इसने कहा भी तो क्या। इसे घूरते हुए वो समिया ने एक झटके से रिसीवर उठाया, मगर सलाम दुआ के फ़ौरन बाद वो रिसीवर इसकी जानिब बढ़ा रही थी। ये लो तुम्हारा फ़ोन है। इसे हैरत नहीं हुई, वो पहले नंबर देख चुकी थी। मगर मैं तो सो चुकी। वॉल्यूम अब लो हो चला था और इसकी आवाज़ इंतहाई बुलंद। सुन लिया? समिया ने दोबारा रिसीवर कान से लगाया। खुद पर पड़ा कुशन हटाते हुए महरू सीधी हो बैठी। रामिश भाई कह रहे हैं तुम्हें ख्वाब में भी मेरे फ़ोन आते हैं, इतना लगाओ है मुझसे। वाज़ेह रही, ये लगाओ लफ्ज़ मैंने यूज़ किया, इन्होंने कुछ और कहा है। लफ्ज़ पर लफ्ज़ इसकी बात दोहराने की वजह से अपना इजाफा किया। फिर भी नागवारी से महरू का चेहरा सुर्ख पड़ गया। इस पर इसकी दबी दबी मुस्कुराहट। समिया बंद करो फ़ोन, इसने गुस्से से कहा था। इससे पहले कि समय जवाब में कुछ कहती, भारी लहजे में सलाम करते हुए सैरने ने चौंकाया। वो दोनों ही संभल गए। वालेकुम अस्सलाम भाई। महरू ये लो पकड़ो, मेरा सालन जल गया होगा। इसके सलाम का जवाब देते हुए समिया को अचानक ही याद आया। रिसीवर सोफे के हत्थे पर रखकर वो किचन की सिर्फ भागी। बैठे ना सैयद भाई। बादल ने नाख्वास्ता रिसीवर उठाते हुए इसे खड़ा देखकर इसे मुखातिब हुई। पुप्पो कहाँ है? इसने खड़े खड़े पूछा था। पता नहीं, नमाज़ पढ़ रही है शायद। अच्छा तो फिर मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ। वो इस वक्त ऑफिस से आया था। थकन इसके चेहरे से हवेदा थी। मैंने एक नज़र इसके चेहरे को देखते हुए इस बात में सर लग दी। तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? इसके चाहते जैसे इसने रिसीवर कान से लगा। रामेश की नाराज़ थी आवाज़ एयरपीस से उभरी। तुम्हारा फ़ोन तो तुम्हारे पास होगा, इसे मैं कैसे उठा सकती हूँ?
मेहरू, इसने ज़िद चोते हुए खुद पर काबू पाया। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मैं रात को तुम्हारे सेल पर कॉल करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ रिसीव कर लेना। वो इंतहाई संजीदा था। जो कहना है अब भी कहो, मेरे साथ दिन में 2 बार तुम्हें झेलने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नहीं, बात तो मैं रात को ही करूँगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं खुद नफस पानी फीस आकर तुमसे वो बात ना कहूँ तो तुम्हें रात को मेरी बात सुननी पड़ेगी, ठीक है? मैं रात के 11 बजे कॉल करूँगा, वो कह रहा था। लेकिन तब तक मैं सो चुकी होंगी, इसने जताना चाहा, मगर आमिश ने इसकी बात सुने बगैर ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। एक गहरी सांस लेकर रिसीवर क्रेडल पर रखते हुए उठ बैठी। चाय बनाने के बाद जब वो उसैद से पूछने इसके कमरे में आई तो उसे सर थामे गुमसुम सी हालत में बेड पर बैठे देखा। इसे हैरत हुई, इसने अभी तक चेंज भी नहीं किया था। उसैद भाई, इसने धीरे से पुकारा तो वो चौंका। क्या हुआ, कोई परेशानी है? अपनी फितरत के बरखिलाफ होना जाने कैसे सवाल पूछ के। उसैद के हाथ में सेल फोन था। मेहरू अंदाज़ा लगा चुकी थी कि शायद किसी का फ़ोन है। नहीं, कोई परेशानी नहीं। नफ़ी में सर लाते हुए इसने सेल साइड टेबल पर रखा। इसके चेहरे पर फैला इज़्तिराब इसके अल्फाज़ की नफ़ी कर रहा था। बगौर इसे देखते हुए मेहरू समझ गई कि शायद इस परेशानी का ताल्लुक शाज़बा भाभी से हो सकता है, मगर कुछ कहने की बजाय इसने बात बदल देना बेहतर समझा। मैं चाय का पूछने आई थी, आप बाहर नहीं आएंगे? मैं यहीं ले आऊँ? नहीं मेहरू, मैं चाय नहीं पीऊँगा, थैंक यू। वो जवाब देते हुए उठा। चंद लम्हे हैरान सी नज़रों से देखते हुए पलट आई। मेहरू, मेहरू उठो। गहरी नींद में होने के बायस पहले तो शनाख्त ही नहीं कर पाई आवाज़ किसकी है। वो तो जब दोबारा झुंझोड़ा गया तब इसके हवास से आ गए, मगर इसके बावजूद इसकी आंखें नहीं खुल रही थी और बंद आंखों से वो ये ज़रूर महसूस कर सकती थी कि अभी सुबह नहीं हुई। मेहरू, इस बार अम्मी की आवाज़ के साथ इसे बंद आंखों के पीछे रोशनी का झमाका महसूस हुआ। वो आंखों को हाथों से ढांपते हुए बेख्तियार उठ बैठी। किसी हंगामी सूरत हाल का एहसास खतरे की घंटी बनकर दिलो दिमाग में गूंजा था, वरना अम्मी को इतनी रात में से जगाने की जरूरत ही क्या थी। क्या हुआ अम्मी? आइस्की से पूछते हुए इसने आंखों पर से हाथ हटाया। तेज़ रोशनी के बाईस आंखें अभी भी देखने से आ रही थी। शाज़मा, शाज़मा बेटी को जन्म देते हुए चल बसी। मेहरू, कपकपाते लहजे में कहते हुए उन्होंने इसके असाब पर बम फोड़ा। वह हैरत होकर इन्हें देखती रह गई। अब ना सिर्फ आंखें खुल की बल्कि सारी नींद भी पल भर में उन्हें छू हो गई। ओए होए, शाज़मा गई? यदि बच्चे ने कौन संभाल लेगा हूँ? क्या क्या कह रही अम्मी आप? इसे अपनी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती महसूस हुई। रात को इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसे हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर बच्ची तो बच गई, डॉक्टर्स इसे नहीं बचा सके। उसे तुम्हारे अब्बू के साथ एयरपोर्ट गया फ़्लाइट्स का पता करने। अगर टिकट मिल गई तो मैं भी इनके साथ जा रही हूँ। उठो, तुम समिया को भी जगा दो। घबराए हुए लहजे में हदायत करती हुए बहुजलत बाहर निकली, मगर वो साग तो जामत बैठी थी। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो गया? आंखों के सामने शाज़मा का हंसता मुस्कुराता चेहरा और ज़हन और दिल में तूफान उमड़ने लगे। शाज़मा भाभी सब कुछ छोड़ कर चली, अपने शौहर, अपने अपने बच्चों को। ओह खुदाया, इसे पता भी नहीं चला कि आंसू इसके रुखसारों पर बह निकले। वो रात बहुत रिंग रिंग कर गुजरी, इसका अंदाज़ा दुरुस्त था। इस वक्त रात के महज 2 ही बजे थे जिस वक्त अम्मी ने आकर इसे जगाया। इसके बाकी की रात टहल टहल कर कभी लाहौर तो कभी अब्बू को फ़ोन खटकाने में गुजर गई। दूसरे दिन उसैद के हमरा में 10 बजे की फ़्लाइट से लाहौर के फ्लाई कर गई। इनके जाने के बाद घर में छाई खामोशी और सोगवारी में मज़ीद इजाफा हो गया। मुझे तो बेचारे उसैद भाई पर तरस आता ही नहीं। आए दिन ही कितने हुए, अब वो पछता रहे होंगे कि काश में नहीं आए होते। वो दुखते सर को थामे किचन टेबल की कुर्सी पर चुप सी बैठी थी जब समिया ने चाय का कप इसके सामने रखते हुए गहरी अफसोदगी से कहा, जो होना है वो होकर रहता है, हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ बदल नहीं सकता। रोने और इस तरीके ने इसकी गुलाफी आंखों को मजीद नुमाया कर दिया था। ढलक आने वाले आंसुओं को पहुँचते हुए वो धीरे से बोली, मैं तो अहमद का सोच रही हूँ, कितना छोटा है वो, और वो बच्ची, इसने तो माँ की सूरत भी नहीं देखी। इसकी आवाज़ भर आ गई थी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। शाज़मा भाभी तो बिल्कुल ठीक थी, अगर ठीक ना होती तो सैयद भाई ने छोड़कर कभी यहाँ ना आते। फिर अचानक ही ऐसा क्यों हो गया? उसैद भाई कल बहुत परेशान थे, तुमने देखा था ना मेहरू, क्यों ना हम अम्मी को फ़ोन करें? कहते हुए समिया को अचानक ही ख्याल आया। वो चौंकी, फिर नफ़ी में सर लाते बोली, नहीं अभी शायद वो ठीक से बात ना कर पाए, कल फ़ोन कर लेंगे। वो उठ गई। समिया ने हैरत से देखा। मेहरू चाय तो पी लो, तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। दिल नहीं चाह रहा समिया, जब भूख लगी तब खुद ही कुछ खा लूँगी। वो बेदिली से कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसैद ना वाकई बड़ा पड़ा है। उसैद से ज़्यादा बुरा उसैद के छोटे छोटे बच्चों के साथ हुआ। अलमारी के दोनों पट खुले थे। कितनी देर होगी से यूं ही बुत की मानत खड़े सामने पड़े रंग बिरंगे मलबूसात को देख तकते हुए। इसे याद नहीं आ रहा था इनमें से किसी एक भी लिबास को इसने इसके वजूद पर सजे देखा। वो क्या उड़ती थी, क्या पहनती थी, कैसी लगती थी, इसने कभी गौर ही नहीं किया था। यही वजह थी कि अब इन कपड़ों, इन रंगों से कोई उनसियत, कोई आशनाई महसूस नहीं हो रही थी। खाली खाली नजरों से देखते हुए इसने हाथ बढ़ाकर वह सफ़ेद रंग का लिबास उठा कर बैठ के किनारे बैठ गया। काश तुम मुझे पछताने का ही मौका ना देती, काश तुम मुझे छोड़कर जाने में इतनी जल्दी ना करती। 5 साल रफ़ाकत में पहली बार हुआ था कि वो दोनों अलग हुए थे और हमेशा के लिए ही अलग हो गए थे। अगर इसे सन होने का इल्म होता तो आखिरी लम्हे तक इसके साथ गुजारने की सही करता, लेकिन अगर यूं होता तो आज गुजरे लम्हों की पशेमानी किसी गर्दल गुबार की तरह इसके साथ कहा था क्योंकि किए रखती। वो इसके लिए एक आइडियल बीवी थी, मगर मनचाही नहीं थी, और ये एक चीज़ इसकी तमाम खूबियों पर भारी पड़ गई।
इसके बावजूद इन दोनों की अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी थी। उसैद अपने जज्बे, अपने राज दिल की गहराइयों में मदफन रखने का कायल था, और शाज़मा खोजने जांचने वाली हस्ती नहीं थी। इसके लिए जो इसे नज़र आता था वही हकीकत थी, और जो मिल रहा था इस पर मुतमिन। शादी के साल बाद अहमद की सूरत में एक बेहतरीन तोहफा देकर वो इसकी ज़िंदगी को और भी मुकम्मल कर गई थी। उसैद इसका एहसानमंद था, मगर कभी इस एहसानमंदी का इज़हार लफ्ज़ों तक नहीं पहुँचा था। और आज जब वो इससे ये सब कहना चाह रहा था तो आज वो ही नहीं रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए इसने इन सरसराते कपड़ों को हाथों में भेजा। बाबा, पापा। अहमद की नहीब सी आवाज़ से चौंका आ गई। इसने बेख्तियार गर्दन मोड़ कर देखा। वो कब जागा इसे पता भी नहीं चला। घुटनों के बल उठते हुए नन्हे अहमद ने आकर इसके गले में बाहें डाल ली। वो उसकी पुश्त सहलाने लगा। पिछले कई दिनों से वो मामा के पास आने की जिद कर करके रो रो कर थक गया था, और उसे ऐरे से बहला बहला कर। तभी इसकी गलतफहमी भी रफा होगी कि वह सबसे ज़्यादा इससे अटैच है। माँ की मौजूदगी में इसका लाड और प्यार इसके लिए एक बोनस की तरह था, जिसे वो खुशी खुशी वसूल करता था। और अब वो जब वो नहीं थी तो इसका हर हरबा नाकाम हो रहा था इसे बहलाने का। इसे माँ चाहिए थी। रात को सोते और सुबह उठते वो सबसे पहले नाम मम्मा का ही लेता था। शायद इसी में उलझा रहता। बच्ची को तो उसने अभी तक ठीक से देखा भी नहीं था। पुप्पो के पास रहती थी, अनीता के पास। इतना तो वो भी जानता था कि अम्मी में इस उम्र में इतनी छोटी बच्ची को संभालने की सकत बिल्कुल भी नहीं, जिसका इज़हार वो अभी से बरमला करने लगी थी। नीता को अपने घर चले जाना था, शायद को अपनी नौकरी की टेंशन थी। वो तो सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा था कि अब क्या होगा। और आज जब नीता ने अपने जाने की बात की तो वो मुताबिश नज़रों से उसे देखता रह गया। मेरा ख्याल है भाई, मुझे मौतर को अपने साथ ले जाना चाहिए। मौतर? वो चौंका। तो तुमने इसका ये नाम रखा है? आप लोगों को किस चीज़ का होश है? बेनाम पड़ी हुई लावारसों की तरह। मरे हुओं के साथ मरा नहीं जाता। लोग तो दबे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि आप तो साबित करने पर तुल गए इसे बदकिस्मत। निदा फट पड़ी। खुदा ना करे निदा, ये मासूम बदकिस्मत क्यों होने लगी? पुप्पो ने बेख्तियार कंबल में लिपटी इस नन्ही सी जान को भेजा। ये शौक ख़त्म करें और बच्चों का सोचें। अहमद रो रो कर हलकान हो तो इसे आप संभाल भी सकते हैं, मगर मुअत्तर का क्या? शाज़मा भाभी के घर वालों का तो सोचना भी फजूल है। माँ बाप है नहीं, और ना ही कोई बहन भाई। सब अपनी और ना ही कोई बहन भाई, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन है। वो क्यों लेंगे इस छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी? और यहाँ क्या है, अम्मी तो खुद को नहीं संभाल सकती। अशर सारा दिन घर में बैठा नहीं रह सकता, और आपको बिलाकर अपनी नौकरी पर चले जाना। कुछ सोचा इसका हल क्या होगा? वो सवाल कर रही थी, और इसके पास भला क्या जवाब होता। निढाल सा होकर कनपटिया सर लाने लगा। अहमद समझदार हो रहा है। अब्बू रशीद के साथ खुश भी रहता है। अम्मी से हैंडल कर सकते हैं, मगर मुअत्तर मेरा इसलिए जाना ही ठीक होगा। अगर आप चाहें तो हमेशा के लिए, इसने कहा था। शायद तड़प सा गया। नहीं, कभी भी नहीं। वो इसकी औलाद थी। इसका अपना खून दिल पर छाई बेहिसी की बर्फ नीदा के झटके ने एक लम्हे में झाड़ दी। बेकरार सा होकर उठते हुए इसने पुप्पो की गोद से उठाई। इतने दिनों में पहली बार बाप के पुरशफ़क़त लम्हे से आशना होते इसने बड़े भरपूर अंदाज में हाथ पैर हिलाए थे। गुलाबी फूले फूले गालों, स्याह चुन्नी मुन्नी आंखों वाली इस जापानी गुड़िया को देखते दर्द की एक लहर सी दिल में आकर गुजर गई। लब भेजते हुए इसका ज़बत छूटते छूटते रह गया। या फिर जब तक किसी आय का बंदोबस्त नहीं होता था ये मेरे पास रहेगी। निदा इसकी कैफियत महसूस कर रही थी। धीरे से कहते हुए उठकर करीब आई। क्यों मेरी गुड़िया रानी, रहेगी ना अपनी पुप्पो के पास? इसे अपने हाथों में लेते हुए इसका लहजा फीका था। मगर निदा, तुम्हारा तो खुद छोटी बच्ची का साथ है, कैसे करोगी? पुप्पो ने परेशान होकर इस्तफसार किया। मैं कर लूँगी पुप्पो, मगर अम्मी नहीं कर पाएंगी। इन्हें एक अरसा हो गया ये सब किए। इतने छोटे बच्चों की देखभाल आसान नहीं होती। अहमद की बार तो भाभी थी, मगर अब जब इनकी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं रहती कैसे होगा? इसने बेबसी से कहा। अम्मी इस वक्त भी बीपी शूट कर जाने के बाद इस दवाएं लेकर आराम करी थी। भाई क्या कहते हैं आप? वो इससे मुखातिब हुई। वो सैज जो किसी सोच में गुम खड़ा था इसकी सेम देखने लगा। ठीक है निदा, मगर कुछ दिन के लिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। कुछ न किसी हद तक तो यह मसला हल हो ही जाएगा। ठहरे हुए लहजे में कहते इसने अपना फैसला सुना। पुप्पो और निदा दोनों ही हक्का बक्का रह गए। क्या क्या कह रहे हो सैद? नौकरी छोड़ दोगे? ये है तुम्हारे मसले का हल? पुप्पो हैरत और तासुब से पूछने लगी। मेरे लिए ये जॉब जारी रखना नामुमकिन हो गया। आप लोग जानते हैं मैं वहाँ चला भी जाऊँ तो मेरा जहन और दिल यहीं रहेगा। इससे बेहतर है कि मैं यहीं कहीं जॉब ढूंढ लूँ। वो गहरी संजीदगी से बोला। तुम अपने ऑफिस वालों से बात करो, इनसे कहो कि दोबारा तुम्हें यहाँ भेज दें। पुप्पो ने इसकी संजीदगी महसूस करके मशवरा दिया। अव्वल तो ऐसा हो नहीं सकता। बिलफर्ज वो मान भी गए तो इसमें 3 लग सकते हैं, और मैंने कहा ना कि मुझे अब यहाँ से कहीं नहीं जाना। मेरा ख्याल है भाई आप एक बार अब्बू से मशवरा कर लें, इसके बाद कीजिएगा जो भी करना है। निदा धीरे से कहकर बाहर निकल गई। मेरा भी यही ख्याल है। कोई जल्दबाजी मत करो, अच्छी तरह सोच लो। इस ऐसी अच्छी मुलाजमतें बार बार नहीं मिला करती। वो नौकरी छोड़ दोगे तो सारा दिन घर में बच्चों के साथ बैठे तो नहीं रह सकते। काम तो यहाँ भी करना है। वो इसे इस फैसले से बाज रखना चाह रही थी। इसके चेहरे पर तफक्कुर का जाल सा बन गया। जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना मेरे बेटे। इन्होंने इसका बाजू थपका। हो सके तो मेरे लिए भी कल या परसों की सीट बुक करवा दो। मेरा चेहलम तक यहाँ रुकना मुमकिन नहीं हो सकेगा। कदर तौक़ुफ़ से इन्होंने अपनी बात कही। इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। तो आप भी चली जाएंगी? बोझा लहजे में पूछते हुए इसकी आवाज़ धीमी हुई। आज से कल जाना तो मुझे था ही। मेहरू ने कभी अकेले घर नहीं संभाला। अब इसने कुछ कहा तो नहीं है, मगर मैं जानती हूँ इसे मुश्किल हो रही होगी। इन्होंने मजबूरी बयान की। ठीक है पुप्पो, मैं कल देखता हूँ। थके थके से अंदाज में कहकर बोझल कदमों से बाहर निकला। बस यार, जाने वाला चला जाता है। पीछे भी लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने कामों में सेटल हो जाते हैं। क्या बात है, मेरी मेहरू के खूबसूरत चेहरे पर ये उदासियाँ। धीरे से हिलते झूले को रोकते हुए इसने पैर ज़मीन पर टकाकर नजरें उठाई। सीने पर बाजू बांधे वो पास ही खड़ा था। इसे हैरत हुई भी तो जाहिर नहीं होने दिया।
बस खामोशी से नज़रों का ज़ाविया बतलाता वो करीब आकर बैठते हुए से खिसकने पर मजबूर कर गए। तुमने इस रात मेरी कॉल रिसीव नहीं की तो सोचा था कल खुद तुमसे आकर बात करूंगा, मगर कभी कभी वो हो जाता जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता। वो अफसुदगी से मुस्कुराए। हाँ वाकई कभी कभी वो हो जाता जो हमने सोचा भी नहीं होता। किसी सोच में उलझी वो गैर इरादी तौर पर इसकी तायद करके रामेश ने हैरान होकर इसे देखा। क्या बात है, जंगली बिल्ली ने आज पंजे तेज नहीं किए निकाले? बोर मत करो रामेश, मैं मूड में नहीं हूँ। वो बेजार हो चली। ठीक है नहीं करता, वैसे भी मैं तुमसे कुछ और कहने आया हूँ। वो कुछ सोचकर मुस्कुराए। इसने नोटिस नहीं लिया। बेनियारी से नाखून कुतरती रही। मुझसे शादी करोगी? नहीं। मेहरू ने इसकी बात खत्म होने का भी इंतजार नहीं किया। वो एक गहरी सांस भर के रह गया। ये बात मनवाने के लिए अगर मुझे तुम्हारे पैरों में भी गिरना पड़े तो मैं दरेग नहीं करूंगा। बगौर इसके चेहरा देखते वो धीरे से बोला। मेरा तब भी यही जवाब होगा। लहजे के साथ साथ इसका चेहरा भी बेतासर था। तुम सचमुच इतने भोले हो रामेश, या फिर सिर्फ बनते हो? दूसरी शादी का इतना ईमान जागे तो अपनी वालदा से कह दो। दूसरी बार तुम्हारे सर पर सहरा सजाने के लिए वो किसी न किसी लड़की को ढूंढ ही लेंगी। इसकी बेनियाजी का खौल तड़का था। वो चुपचाप इसे देखे गया। बिल्कुल सही, मुझे अम्मी से बात करनी चाहिए, अम्मी को भेजना चाहिए, तभी कोई बात बनेगी। वो सर हिलाते हुए जैसे कि सही पॉइंट पर पहुंचा था। मैरू एकदम उठ खड़ी हुई। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? क्यों? अभी तुमने खुद ही तो कहा। रामेश ने मसनूई हैरानी का मुजाहरा करते हुए इसे देखा। वो रुख मोड़ते हुए अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। मेहरू, इस नाम में जैसे इसका दिल धड़कता था। वो उठकर इसके मुकाबले आए। शॉकिंग पिंक कलर के चूड़ीदार पजामे और हाफ स्लीव्स की कमीज में दुपट्टा शानों पर फैलाए बरमी से लपकार थी। वो नाजुक अंदाम पर ही पैकर इसका रहा सा इख्तियार भी काबू कर रही थी। तुम मुझे सजा देना चाहती हो ना, देती रहो, मगर मेरे साथ रहकर। प्यासी नजरें इसके चेहरे पर गाड़ते बोझल लहजे में बोला। वो तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए सजा होगी। इसने किलस कर कहा। मैं इस पर तुम्हें खोना नहीं चाहता मेहरू। आई लव यू सो मच। ये जुमला अपनी बीवी से कितनी बार कहा था? इसका लहजा काटता रहा। एक बार भी नहीं। वो फीकेपन से मुस्कुरा। वो ना खुद से सर झटक कर रहेगी। मेहरू, मेरी मेहरू। इसका बाजू पकड़कर रामेश ने इसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। मैं जानता हूँ ये नफरत, ये बेजारी, ये गुरेज, इसकी कोई हकीकत नहीं। तुम मेरी और तुम्हें मेरा ही बनना है, बस यही सच है। अब इसे याद रखो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। हाँ तो अब्बा लगना ना, तेने याद रखना उन्हें। दो टोक लहजे में कहते हुए इसने झटके से इसका बाजू छोड़ा। मेहरू को लगा दिल में भड़कते शोले पूरे वजूद में फैलने लगे। छीन लूंगी, बहुत जल्द तुमसे अपना नाम लेने का इख्तियार भी छीन लूंगी। तुम्हारी ये गुरूर पाश पाश होगा रामेश, तुम कभी मुराद नहीं पाओगे। तेरी से उठते इसके भारी कदमों को देखते हुए इसके सरकश दिल ने ठान ली थी। रामेश आया था मेहरू? इसके अंदर आती अम्मी ने पूछा। वो इस वक्त फ़ोन पर मसरूफ थी। जब से आई थी तब से दिल में कई कई बार लाहौर फ़ोन करके बच्चों की खैरियत मालूम करती रहती। अंदर क्यों नहीं आया? वो शायद इसे इसके साथ खड़ा देख चुकी थी। ऊपर आया था वो, सरमत से कोई काम था इसे, यहाँ नहीं आया, तिनक कर कहते वो धम से सोफे पर बैठी। क्या बात है? इन्होंने बगौर इसका बरहम अंदाज देखा। कोई बात नहीं है, आप बताइए अहमद अब कैसा है? इसने बात बदली। पहले से ठीक, मगर क्या फ़ायदा, बुखार ठीक हो भी जाए तो जितने चिड़चिड़ेपन का वो शिकार है फिर से इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। खुदा इन मासूमों की मुश्किल आसान करे, मेरा तो दिल कटा जा रहा है। वो फिर से दिलगीर हुई। घुटनों के गिट बाजू लपेटे वो खालिज जहनी की कैफियत में इन्हें देखती रही। उसैद भाई कैसे हैं? वापस नहीं आ रहे? नहीं, छुट्टियां बढ़ा ली हैं इसने, पता नहीं आगे क्या इरादा। वो तो नौकरी छोड़ने की बात कर रहा था। थके से अंदाज में कहती वो उठ के इसका दिल दुख व तासुफ से भर गया था। मेरी बेटी कैसी है निदा? आज न जाने कितने दिनों बाद इसे फुर्सत मिली फ़ोन करके पूछने की। बहुत अच्छी है, अब तो बातों पर रिस्पॉन्स भी देने लगी। हम ना बहुत खुश है इसे देखकर, सारा सारा दिन इसकी गिटमट लाती रहती है। अब तो इसने मुझे भी तंग करना छोड़ दिया। निदा ने हंस कर बताया। आप आएंगे नहीं इसे देखने? आऊँगा तो फिर इसे छोड़ने का दिल नहीं करेगा, इसलिए कुछ दिन के लिए तो रहने दो। इसने बददिक्कत लहजा हमवार रखा। भाई एक बात कहूँ? चंद लम्हों की खामोशी के बाद निदा हिचके जाते हुए गोया भी तो सैद चौंक सा गया। आप शादी कर लें, यही बात करनी थी। वो हड़बड़ा कर रह गया। आजकल तो ये मशवरा हर दूसरे फर्ज से सुन रहा था। मैं जानती हूँ आपके लिए आसान नहीं, मगर इसके सिवा कुछ चारा भी तो नहीं। आप अभी जज्बाती होकर सोच सकते हैं, मगर कुछ अर्से बाद आपको मजबूर होकर ये फैसला करना ही पड़ेगा। तनहा बच्चों की परवरिश करना आपका काम नहीं। आप थक जाएंगे, फिर भी वो खुलापड़ नहीं कर पाएंगे जो माँ के ना होने से इनकी शख्सियत में पैदा होगा। तुम अपनी जगह सही हो निदा, मगर इनके लिए इस खुला के साथ रहना बेहतर है, बजाय सोतेले रिश्तों के बोझ तले दबी अपनी बिगड़ती मुस्तक हुई शख्सियत है नबरत आजमा होने के। जगी माँ का मत बादल कोई नहीं हो सकता। मैं अपने तौर पर बुरी भली जैसे भी इनकी तरबियत करने की कोशिश करूँगा, मगर मुझे ना तो इस ऑप्शन पर सोचने की कोई ज़रूरत है, ना आइंदा कभी होगी। इसने बड़े वाज़ेह अंदाज में अपना मौक़िफ़ बयान किया। निदा और कुछ कह ही नहीं सकी, मगर वो सिर्फ निदा को चुप करवा सकता था। इससे अगले रोज़ जब अहमद के बुखार के बाइस वो और अम्मी रात भर इसके साथ जाके, तो सुबह अम्मी ने भी इसके साथ में यही ऑप्शन रखा। इसके बाद अब्बू ने फिर इन्हें इसकी नौकरी छोड़ने के इरादे का पता चला। अशर ने रोते हुए अहमद को बहलाने में नाकाम होते हुए जब इससे इसकी गोद में दिए यूँ लग रहा था जैसे इस मुख्तसर से अरसे में इनकी हिम्मत खत्म हो गई हो। हालांकि अभी दिन ही कितने हुए थे, वो दोहरे अजाब में आ गए। फिलहाल तो मोहतर को भी निदा संभाल रही थी। वो सोच रहा था जब वो इसे ले आएगा तब क्या होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था वो शाज़मा की मौत की सज़ा इस नन्ही सी बच्ची को देता, इसे इसके घर इसके ख़ानदान से दूर करके। इसे तावन की ज़रूरत थी, अकेले सिर्फ अपने बलबूते पर इनकी परवरिश करना इसके लिए मुमकिन नहीं था। मगर इसके अपने भी तो अभी से थकने लगे थे और ये बात इसके भी हौसला तोड़ने के लिए काफ़ी थी।
क्या कह रही हैं आप? ये बात आप ही कह रही हैं ना? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। मम्मी की बात सुनते चिल्ला उठी। पास बैठी समिया ने कानों पर हाथ रख लिए। बस भी करो महरू, ड्रामा मत। इसने बेजारी से कहना चाहा, मगर महरू की ज़ोरदार धुप ने इसे बात पूरी करने दी। मना कर दे, फ़ौरन मना कर दे। वो गुस्से से लाल हो रही थी। दिमाग ठीक है? कोई यारे गहरे नहीं है? मौके आने की जहमत दिए बगैर ही सपाचट इनकार करवा दें। और इनकार करें भी क्यों? पहले ही तुम्हारे इन तमाशों की वजह से दिन देखना पड़ा। कोई राजा नहीं आएगा ब्याहने। अब इसको गनीमत समझो। अम्मी से ज़्यादा भरम हुई, फिर आने वाली आंखों को झपकते वो लम्हा भर को खामोशी रही। अम्मी, आपने अपनी जेठानी साहबा से पूछा नहीं कि पहले वो कहाँ थी? इसकी हालत महसूस करके समीर ने तल्खी से इनसे दरियाफ्त किया। नहीं पूछा, और पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सब नसीबों की बात है। इन्हें अगर महरू का ख्याल आ भी गया होता तो इस वक्त इसका भी वही हाल होता जो रामिश की साहब का बीवी का। अम्मी ने जाने किन ख्यालों में थी। घुटनों पर कोहनियाँ टकाई, इसने दोनों हाथों में सर थाम लिया। मैं तुमसे कह रही हूँ महरू, तुम्हारी हठधर्मी मजीद नहीं चलेगी। पहली शादी कोई कलंक का टिक्का नहीं होती। मर्दों को ऐसी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी लड़कियाँ भी देखी है मैंने कि उम्र गुजरने पर सौकन बढ़ने पर तैयार हो जाती हैं, जबकि यहाँ तो ये झंझट भी नहीं है। अम्मी क्या कह रही हैं आप? उम्र के इस ताने पर समिया ने घबरा कर इसकी सूरत देखी, जो शिद्दत ज़बत से सुर्खियाँ छलकाने लगा। इस एक शादी के अलावा कोई ख़राबी नहीं है रामेश में। अभी भी कई लोग आस लगाए बैठे हैं, तो इसे तुम अपनी खुशकिस्मती जानो। खुशकिस्मती? इसने सर उठा कर नहीं देखा। वरना भाभी तो पहले फ़ोन करके किसी मुतल्लका बहू की तलाश का कह चुकी हैं। कह दूँगी आकर तुम्हें ही ले जाए। शौहर और ससुरालियों के साथ साथ बच्चों की जिम्मेदारी भी गले पड़ेगी। तब पता चलेगा तुम्हें, और तब आकर कहना करना मेरे साथ ये बख्शे। अम्मी शायद आज कोई फैसला करके आई थी। ढलक आने वाले आंसू को पहुँचते उठी। अम्मी, उस सैद भाई दूसरी शादी करें? समिया का ध्यान इस बात पर अटका। कहाँ जा रही हो? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। इन्होंने समय की बात का जवाब नहीं दिया। इसने दरवाजे के पहुँच कर नहीं देखा। इसकी ज़रूरत नहीं, मैं समझ गई। चपाट चेहरे से कहते वो रुके बगैर निकल गई। मैंने इसे मना किया, फिर भी ये समझते इस तरह से मुझे जीत लेगा। मेरी मर्ज़ी की अहमियत नहीं, मेरी ज़ात, मेरी इज्जत कुछ नहीं। मैं सब कुछ भूल जाऊँ। बाहर आते हुए अपने मखसूस जगह पर बैठी दबी चिंगारियों को फिर से हवा मिली। इसका तन मन चलने लगा। रामेश अगर किसी उम्मीद में था भी तो इसमें गलती इसकी भी नहीं थी। अगर अब वो भी बहुत पहले किसी का हाथ थाम चुकी होती तो इसे खुशफहमी तो ना रहती कि वो इसकी मुंतज़िर है, इसके लिए जोक लिए बैठी है। वो ख़ुद को सुबह का भूला समझ रहा था और चाहता था कि महरू भी यही समझे, मगर इसके लिए बहुत पहले सारे बाब बंद हो चुके थे। सदियाँ हाइल हो गई थी इनके दरमियान। नहीं रामेश, नहीं, मैं इस बार तुम्हें खुद से खेलने की इजाज़त नहीं दूंगी। मैं अब तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। मोहब्बत हार चुकी हूँ, मगर अपनी ज़ात का गुरूर नहीं हार सकती। मेरे पास खोने के लिए और कुछ नहीं बचा। तब तक रुखसारों पर हाथ रखे चंबेली की झाड़ पर नजर जमाए से फैसला करने में एक पल लगा, बस। और फिर अम्मी तक फैसला पहुंचाने में इसने ज़्यादा इंतजार भी नहीं किया। वो साख नजरों से देखती रह गई। समीर ने चीख चीख कर इसे इसके फैसले की वजह पूछी। अब्बू ने पास बिठाकर कितनी देर समझाया, और हमने कवैत से फ़ोन करके इसे ठंडे दिलो दिमाग से गौर करने का मशवरा दिया, मगर इसकी एक ही तकरार थी। अगर आपको मेरा फैसला मंजूर है तो ठीक, वरना फिर इस घर से मेरी डोली नहीं, मेरा जनाजा ही उठेगा। बाज़ कुछ फैसले नफ़ा नुकसान को देखे बगैर, नताइज की परवाह किए बगैर कर लिए जाते हैं। महरू भी यही कर रही थी। ऐसा करते हुए खुद भी नहीं जानती थी कि इसका क्या अंजाम होगा। केड़ा फैसला हो गया सानवी दस दियो। जी गाइस, यहाँ पे हमारी एपिसोड अख्ताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड? राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। आप चलते हैं कमेंट सेशन की तरफ, दैन वीडियो को एंड करेंगे। जी, हुदा शफीक, नाइस नावल। अर्शी मुकीम, हेलो। आपके नावल अच्छे होते हैं सारे, थैंक यू। अर्शी मुकीम कोई और अच्छा नावल रीड करें। जी इंशाल्लाह, सारे नावल आ रहे हैं। नावल कौन सा हमने बंद कर दिया है, आप सुनती रहें। ताहा दिल, ज़बरदस्त एंडिंग, लवली स्टोरी, ब्यूटीफुल, थैंक यू अस्मा। मारिया, बहुत अच्छा लगा नावल है बहुत पसंद है, थैंक यू। अरीज शाह नावल्स, रीज का कमेंट, बहुत ज़बरदस्त नावल। मैंने जब इसको पहली दफ़ा पढ़ा था तो तभी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आहो जिन्नी तुझे था ना, तो ये रीड करो, ये रीड करो, मैंने पता सी तेन पसंद आ। स्टार्टिंग में ना मुझे लगता था कि फरीहा के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। शुरू में ऐसा लगता था वैसे जैसे वही हीरोइन हो। आहो शुरू तो तो वाकई ही लगता सी। साथ में माहिरों का किरदार भी कुछ इस तरह का था ना, रिच टाइप का। लेकिन यार हर दफ़ा ना हीरो का प्यार पढ़ के ना ये कुछ अलग पढ़ने को मिला था। हाँ ये तो है, नहीं तो हर दफ़ा ना हीरो जनूनी होंदा हीरो हीरोइन का ब्याह भी चढ़ा देंदा, उन्हें चक के भी लै जांदा। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आई, हर वो जो नावल में ना हीरो उठा के ले जाता है, किडनैप भी कर रहा है, रिवेंज भी कर रहा है, हर चीज़ हो रही है, तो वो उस पर लोगों को इतना एतराज़ नहीं होता कि भाई वो हीरो गलत है तो कोई मसला नहीं, एंड ते जाके हीरोइन ने माफ़ करता, हैप्पी एंडिंग हो गई। तो जे हीरोइन ने किया, हीरोइन का तो बेचारी दा कसूर भी नहीं सी, फिर भी लेकिन हीरोइन को ना ज़्यादा बातें सुननी पड़ी हैं। किधर गया? हीरोइन भी प्यार कर सकती है और वो बहुत कुछ बर्दाश्त करती है ओन अब्बास की मोहब्बत में। हालांकि ओन अब्बास एडा काबिल नहीं होंदा जिड्डा कुछ वो बर्दाश्त कर लेंदी है, सिर्फ एक सोहनी बूथी दे पीछे। फरिया का अंजाम बहुत बुरा होना चाहिए था। मुझे बाद में जहर लगना शुरू हो गई थी, लेकिन ये है कि बहुत गंदे इल्ज़ाम लगाती है उस पर।
ਤੇ ਹੋਰ कि मैनू आप बड़ी जहर लगती सी वरिया। और फिर जब फाइनल सीन पर उसे जल्दी माफ़ कर दिया, मेरे ख्याल से उसको ज़्यादा उसको तंग करना चाहिए था, लेकिन वो पर माफ़ कर देती है ये कहकर कि तुमने मुझे धुतकारा था, मैंने तुम्हें नहीं धिक्कारूंगी, तो मुझे परफेक्ट एंडिंग लगी थी। हाँ लेकिन बस थोड़ा जिहा एक दो सीन तो होर लिखिया जा सकता सी ना कि उन्हें 2-4 बारी भेज देंदी वापस। लेकिन चलो मर्जी होती, मसा मसा तो मारू नूं लभ्या सी, तो फिर मारू भेज नहीं सकती सी। तू वैसे नफल पढ़, अल्लाह का शुक्र अदा करके मैंने ये नावल पसंद आ गया, नहीं तो तेरी हार गई सी मेरे हाथों। मलिक सबा का कमेंट है, लास्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत मज़ा आया सुनकर। लास्ट एपिसोड में तो फ्रिया ने बहुत ही बुरा किया मारू के साथ। पहले वो जॉब वाली बात पे ने फ्रिया की बात मानी, तब मारू की कंडीशन। मारू तो सड़ना बनता सी भाई कि वो बीवी को छोड़ के उसकी बात मान रहा कज़न ने, तो बस फ्रिया 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 सुन के मैंने कुछ तप चढ़नी शुरू हो गई सी फ्रिया बीबी ते। फिर जब ऑन को वो गेस्ट आए तब भी मारू को खाना बना रही थी, और उसके मुलाजिम किसे बोल रहा था कि बीबी जी आप ना रहने दो, मैं दे जाता हूँ आपको खाना। मुझे पता था कि उसकी मारू को कोई आइडिया नहीं है कुकिंग का, लेकिन मारू ने बनाया खाना। तब पक्का फ्रिया ने उसके खाने में कुछ ऐड किया होगा। उसकी इंसल्ट भी ऑन के सामने थे, होर कि फ्रिया ने गंद घोला, नहीं तो उन्हें तो सारा कुछ चेक करके टेस्ट करके गई सी। उन्हें तकरीबन इन्ना अच्छा खाना तो बना ही लिया सी कि किसी के सामने रखा जा सकता। फिर वो बर्थडे पार्टी वहाँ पे जो पूरा हुआ, मारू की कितनी इंसल्ट हुई सबके सामने। वो घर छोड़ कर चली गई, खाली इंसल्ट हुई, जड़ियाँ चंडा पईयां वो भुल गई आप। लेकिन फिर उनको खुद ही एहसास हो गया और उनके बीच सब ठीक हो गया। खुद ही कितने एहसास होया, सारे एक पासों सफाइयां लैके तो फिर ही एहसास होया सी होन साहब नूं कि जे ओहदी मां ना आके बड़ी गलतियां तस्लीम करदी ना, सारा कुछ क्लियर करती, तो भाई फिर देखते ना, फिर ऑन मानता तो अपनी गलती, तो फिर बात तो तब थी। फरीहा ने अच्छा काम किया, सबके सामने माफ़ी मांग ली मारू से। वैसे देखा जाए तो मुझे गलती मारू की लगती, माँ सदके चली जाए। सब पहले मुझे आप ये बताओ कि मारू ने की किया सी? मारू घर गई सी उनका रिश्ता लैन वास्ते, जो भी हुआ था वो तो उसके ये बड़ों का था ना, वो शाज़मा की गलती थी या ते उनदे ऑन दे अब्बा जी की गलती सी? मारू दा विच की कसूर सी? उसकी ज़िद की वजह से हुआ सब कुछ, लेकिन फरीहा ने भी अच्छा नहीं किया। उनने केड़ी ज़िद की सी? उसको तो कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ फ्रिया के साथ इंटरेस्टेड है ये वो। उसे चाहिए था कि जो हुआ था उसकी किस्मत का लिखा समझ कर कबूल कर लेती, लेकिन उसने तो मारू का बुरा चाहा, लेकिन खुद का ही नुकसान हुआ उसका। सही बात है, ये आपने सही कहा कि बस इंसान को चाहिए कि जो जो होता है यार, किस्मत नसीब में जो लिखा हुआ होता है ना, वही होता है, वही आपको मिलता है। लेकिन जब किसी के साथ आपका नसीब नहीं लिखा हुआ, तो लाख रो पिट लवो, जो मर्जी कर लो, तुहानू नहीं मिलना होंदा। और जो किसी दूसरे के लिए बुरा सोचता या चाहता, उनके ना फिर अपने नाल भी बुरा ही होंदा, अपने नाल तो फिर उन्हें ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं ना मिल सकती। ये मारू की माँ ने अच्छा काम किया, जॉन को कॉल करके सब बता दिया। बाकी ओवरऑल नावल इंटरेस्टिंग था। हैप्पी बर्थडे ईसा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह उस पाक उसे सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखें, आमीन यार, दुआओं में याद रखें। सायरा रियाज एक्सीलेंट नावल से ही कहते हैं, मुकद्दर से नहीं कोई लड़ सकता, जो होना है वो हो जाता है। बिल्कुल, यह बात आपने बिल्कुल ठीक कही, ऐसे ही होता है। जो इंसान के नसीब में लिखा है ना, इंसान को वही मिलना है, बाकी मुकद्दर से कोई नहीं लड़ सकता। मुबशरा काशिफ वेरी वेरी गुड। ज़ैनब सज्जाद वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? यह सच में नावल बहुत अच्छा है, मज़ा आया। सच में मोहब्बत बहुत ज़ालिम होती है, बेरहम होती है, पर अल्लाह हमेशा अच्छे लोगों के साथ होता है। जिनका दिल साफ़ होता है, अल्लाह उनका साथ देता है, बेशक, नो डाउट यार। जो वो होते हैं जो साफ़ दिल के, तो दूसरों के लिए भला सोचते हैं, तो उनके साथ खुद अच्छा होता है। जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, उनके पहले सबसे पहले उनके साथ बुरा तो खुद अपने साथ होता है। मास खान ज़बरदस्त, अमेजिंग। रेयान रेयान नाइस नावल, और एंडिंग भी बहुत ही अच्छा था। अच्छा जी। अब्दुल्ला एम, बहुत ही शानदार नावल था। अच्छा, थैंक यू गाइस। तामीर खान वालेकुम अस्सलाम, आप प्लीज़ आप ही कैसी हो? आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी, मज़ा आया सुनकर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर एंड योर फैमिली विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड आमीन सुम आमीन, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। फिर तामीर खान का यह यूजुनी का कमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? दिस नावल एपिसोड इज़ टू गुड। यार अभी पहली बार हीरो का प्यार में इतनी पागल हीरोइन पहली बार सुना है। वही तो, ये कुछ इंटरेस्टिंग और डिफरेंट था थोड़ा सा ना। बाकी ऐसे तो बहुत आते हैं कि हीरो पागल होया पाया तो कदी उन्हें हीरोइन चक के लै गया, कदी कोई इंतकाम हो रहा है, या कदी उन्हें पागल मगर तंग कर रहा है, जो भी कर रहा है वो हीरो की तरफ से होती है। तो अभी हीरोइन की तरफ से थी, तो वो समथिंग डिफरेंट एंड यूनिक था। और अपनी मामा को परेशान कर रहा है, जबकि उसकी मामा बेकसूर है।
प्रिया और ऑन बड़े अच्छे फ्रेंड थे। मारू भी जान गई कि उसकी वजह से उसकी और ऑन की शादी कैंसिल हो गई। हाँ, उसको पहले तो पता नहीं था, बाद में पता चला, लेकिन उससे पहले नहीं पता था कि ऑन की शादी प्रिया से हो रही है। एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। थैंक यू आमीन। अल्लाह हाफिज़। तामीर खान अरीज आपी एपिसोड बहुत ही मज़े का था यार। आपी मुझे ऐसे ही नावल पसंद है, वन साइडेड लव बेस्ड। अच्छा, मुझे लगा कि प्रिया बेचारी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन वो तो बड़ी तेज़ निकली। सच स्टार्टिंग में मुझे प्रिया हीरोइन लगी थी। प्रिया के स्टार्टिंग में इतना सीधा दिखाया और बाद में इतनी तेज़ हो गई थी। तो होर कि यही तो बात है ना, सबको स्टार्टिंग में ना प्रिया हीरोइन लग रही थी। तो प्रिया बड़ी अच्छी भी थी, वो नेक सच्ची सवित्री देवी टाइप। तो लेकिन एंड ते जेह्ड़े प्रिया ने बड़े रंग बदले और जेह्ड़े जहानत दे तीर चलाए, बस फिर प्रिया दी की बैजा बैजा होनी सी। सानू सारा नू जहर लगन लग पई। मुझे लगा मारू कुछ गड़बड़ करेगी, लेकिन वो तो बहुत चेंज हो गई थी। खाना भी बनाने लगी थी। हाँ, ऑन की ऑन अब्बास दी मुहब्बत दे विच कुड़ी जोगन बन गई सी, अपना आप ही बदल लिया सी। जो नसाब कह रहे जी वो करी जा रही। मुझे सारे किरदार बड़े पसंद है, खासकर मारू। ऑन भी अच्छा था, लास्ट में सब ठीक हो गया, उसे माफ़ भी कर दिया। सारा नावल बहुत अच्छा था। आपी ऊपर अरीज आपी की चॉइस पर इसी तरह के और नावल रीड करना सही है उसकी। मैं जो भी नावल रीड करती हूँ हम लोगों की डिस्कशन से ही होता है, तो वो आप फिक्र ना करें। इंशाल्लाह वो भी फरमाइशा करती रहेगी तो मैं करती रहूँगी। थैंक्स रीज आपी नावल सजेस्ट करने के लिए। थैंक यू। ओए रीज आपी तेरे भी पे मैं ही बोल देती हूँ वेलकम वेलकम। और थैंक्स आपको रीड करने के लिए। वेलकम। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। और आप इसी तरह अच्छे नावल रीड करते रहें इंशाल्लाह जी। दिस नावल इज़ टू गुड। और लिटिल डॉल कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह लिटिल डॉल ठीक है। पता नहीं दूसरी या तीसरी, अच्छा दूसरी या तीसरी एपिसोड में बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, वही थी है? हाँ जी वही है। वो बस मैं रात को जो लेट नाइट एपिसोड बैठ के करती थी ना रिकॉर्ड, में वो मेरे साथ ही सोती है बेड पे, तो मैं अपनी जगह पे बैठ के रिकॉर्ड करती थी। तो फिर काका रात को वो चीख चढ़ा डालता था कि रोने की आवाज़ काके की थी, उसी की थी, गुड़िया की। क्या नेम रखा है उसका? उसका नेम हमने रखा है माशाल्लाह से एज़ुल फातिमा। ज़रा पर्सनल क्वेश्चन है, दिल करे तो जवाब दे देना। नहीं कोई मसला नहीं, इतना भी पर्सनल नहीं है, क्योंकि जुनी को बहुत इधर उधर की बातें करती है। कोई नहीं, जुनी करती रहा करे, हम भी उधर उधर की बातों का जवाब दे देंगे। चले जी कोई गल नहीं, थोड़ी पंजाबी मुझे भी आती है। वाह वेरी गुड, आपको पंजाबी आती है। तो रीजा भी, चवल मीन्स क्या होता है? यार जो चवल होती है ना वो चवल होती है। चवल मीन्स चवल, मतलब मैं अब चवल की क्या तशरीह करूँ, रुको सोचने दो मुझे ज़रा। चवल की तशरीह, चवल कहते हैं, चवल मतलब स्टूपिड कह लो ये इस तरह का, लेकिन बस जो चवल होता है वो चवल होती है। अब वो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी आप नहीं तशरीह कर सकते, तो चवल भी उनमें से एक ला तशरीह वर्ड है। लेकिन चवल वही होता है स्टूपिड, वो जो एमी फजूल सा ये हो ना, वो होता है गलत काम हो जाए, कुछ गलत हो जाए। अच्छा आमीन सुम आमीन, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे कमेंट सेशन हमारे इख्तिताम को पहुँचे। चवल की तशरीह मैं ढूंढूंगी, अगर मुझे मिल गई तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बाकी कमेंट सेशन भी हो गया, एपिसोड भी हो गई, और अब ऐसा है कि मैं भी हो जाऊँ इत्थों पार चली जाऊँ। तो मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे कल मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से दो एपिसोडें आएँ तो रिस्पांस बेहतर करें, मुझे एक दो हज़ार व्यूज़ दे दें एपिसोड के ऊपर, तो दो आया करेंगी हर एपिसोड के ऊपर। तो जो करना नहीं है आपने, लेकिन अगर आप कर लें तो एज़ पर पे वादा मैं भी अपनी बात पे कायम रहूँगी। तो अब अल्लाह ऐसे है कि मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। आज हमने बड़ी बातें की हैं। अल्लाह हाफिज़।